हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू फ्यूके एजुकेशन। मेरा नाम है आकाश रजक और आज हम अपने अकाउंट्स की सीरीज को कंटिन्यू करते हुए जो हमारा नया चैप्टर है इशू ऑफ शेयर्स उसको स्टार्ट करेंगे, जिसमें आज हम उसके एमसीक्यूज क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले हम थोड़ा सा थ्योरी पार्ट समझ लेते हैं कि अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल हमें करने की जरूरत क्यों पड़ती है और क्या इंपॉर्टेंस है इसका हमारे अकाउंटिंग में। तो यदि कोई हम कंपनी की बात करते हैं तो कंपनी जो भी होती है वो जनरली जो पैसा लगाती हैं वो एक तो उसका खुद का फंड होता है जिसको हम ओनर्स फंड कहते हैं, और दूसरा जो फंड होता है उसको हम बोलते हैं बोरोड फंड। मतलब एक वो फंड जो कि कंपनी क्या कर रही है, खुद लगा रही है, और एक दूसरा फंड जो कि कंपनी क्या कर रही है, बोरो करके किसी और से क्या कर रही है, इन्वेस्ट अपने बिजनेस में कर रही है। तो यदि हम इस ओनर्स फंड की बात करें तो ओनर्स फंड में सबसे पहला उसके खुद के जो प्रॉफिट होते हैं, रिटेन्ड अर्निंग जिसको हम बोलते हैं, वो आ जाते हैं। इसके अलावा कुछ पार्ट कैपिटल का वो होता है जो कि कंपनी किसके थ्रू लेती है, रेस करती है, शेयर्स के थ्रू। अब बाई चांस किसी कंपनी को पैसे की जरूरत है, बाई चांस 5 लाख रुपीज की, तो वो क्या करेगा, इस 5 लाख रुपीज को कुछ पार्ट्स में डिवाइड कर देगा, जिस पार्ट्स को हम बोलेंगे इसकी फेस वैल्यू। जैसे बाई चांस उसकी फेस वैल्यू एक शेयर की जो हो गई वो 10 रुपीज हो गई, तो यदि हम 5 लाख को 10 रुपीज से डिवाइड करेंगे तो हमारी जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, 50,000। तो इसका मतलब है कंपनी 50,000 शेयर इशू करेगी, कितने रुपए पे, 10 रुपए पे। तो कंपनी को पूरे टोटल अमाउंट जो है 5 लाख का वो मिल जाएगा। यदि हम बात करें यहाँ पे कंपनी जो ये 10 रुपए लेती है वो किस बेसिस पे लेती है, तो कंपनी जनरली इसको इंस्टॉलमेंट के बेसिस पे लेती है, जिसमें कुछ पैसा कंपनी एप्लीकेशन के टाइम पे लेती है, कुछ पैसा कंपनी अलॉटमेंट के टाइम पे लेती है, कुछ पैसा कंपनी फर्स्ट कॉल के टाइम पे लेती है, और कुछ पैसा कंपनी सेकंड हैंड फाइनल कॉल के टाइम पे लेती है। इस तरीके से कंपनी क्या करती है, टोटल जो मनी होता है वो शेयर जो होल्डर होता है उससे रिसीव कर लेती है। अब जब हम अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल की बात करते हैं तो इसमें हमें यही अलग अलग मेथड्स, अलग अलग वे डिस्कस करने रहेंगे, जहां पे हम देखते हैं कि कंपनी किस तरीके से जो शेयर्स है उसको पार पे, उसको प्रीमियम पे, उसको डिस्काउंट पे, या कई बार क्या होता है कोई शेयर होल्डर कुछ पैसा देना फेल कर जाता है जिसको हम कॉल्स एंड अरियर्स बोलते हैं। कई शेयर होल्डर्स एडवांस में पैसा दे देते हैं जिसको हम कॉल्स एंड एडवांस बोलते हैं। कई शेयर होल्डर एक साथ ही पैसा दे देते हैं जिसको हम लमसम का केस बोलते हैं। तो ऐसे कई केसेस हैं जिसमें हम शेयर अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल हमें करने की जरूरत पड़ती है। तो हम यहाँ बढ़ते हैं अपने एमसीक्यूज की तरफ कि हमारा जो पहला एमसीक्यू है वो है अमाउंट कलेक्टेड एज प्रीमियम ऑन सिक्योरिटीज कैन नॉट बी यूटिलाइज्ड। अब प्रीमियम का मतलब क्या होता है? प्रीमियम का मतलब जैसा कि अभी हमने डिस्कस किया कि कंपनी की कुछ फेस वैल्यू होती है जिसके लिए वो क्या करती है, शेयर्स इशू करती है। तो यदि 10 रुपए की जगह कंपनी 2 रुपए एक्स्ट्रा 12 रुपए यदि रिसीव्ड करे तो ये जो 2 रुपए एक्स्ट्रा कंपनी को मिल रहा है इसको हम बोलते हैं क्या, प्रीमियम। तो ये 2 रुपीज जो है एक्स्ट्रा, इसको हम बोलेंगे क्या, प्रीमियम। तो क्या होता है, ये एक तरीके का सरप्लस अमाउंट है जो कि कंपनी को मिला हुआ है। अब इस सरप्लस अमाउंट को कंपनी क्या करेगी, अलग अलग जो भी उसके खर्चे होंगे या जो भी एक्सपेंसेस होंगे उनको मीट करने के लिए यूज करेगी। तो हमारा क्वेश्चन क्या है कि अमाउंट जो कलेक्टेड करते हैं हम प्रीमियम के तौर पे, वो किस चीज के लिए हम यूटिलाइज नहीं कर सकते। तो यदि हम यहाँ पे बात करें, इशू फुली पेड बोनस शेयर्स टू द मेंबर। सेकेंड ऑप्शन है परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, राइटिंग ऑफ प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस एंड प्रीमियम पेबल ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स, है ना। यहाँ पे हमारा रिडम्पशन का मतलब हो जाएगा रीपेमेंट। और प्रेफरेंस शेयर्स, जब हम शेयर्स की बात करते हैं तो शेयर्स की जनरली क्लासेस होती हैं जिसको हम एक बोलते हैं इक्विटी शेयर्स और एक होते हैं हमारे प्रेफरेंस शेयर्स। जनरली दोनों में डिफरेंस ये है कि यदि कंपनी कभी रीपेमेंट करती है तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को पहले पे करती है, बाद में वो सारी लाइबिलिटीज पे करने के बाद इक्विटी शेयर होल्डर्स को करती है। साथ में जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स होते हैं इनके पास कोई वोटिंग राइट्स नहीं होते, वहीं प्रेफरेंस इक्विटी जो शेयर होल्डर्स होते हैं उनके पास वोटिंग राइट्स होते हैं। प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स कुछ एक रेट कैरी करते हैं, जैसे 10% प्रेफरेंस शेयर, 5% प्रेफरेंस शेयर, 12% प्रेफरेंस शेयर। इसका मतलब क्या है, हर साल कंपनी उस रेट पे उनको डिविडेंड प्रोवाइड करेगी, और कंपनी जब भी प्रॉफिट अर्न करेगी सबसे पहले प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को जो डिविडेंड होगा वो प्रोवाइड करेगी, इसके बाद बाकी जो चीजें होंगी उस पर खर्च करेगी। यदि हम देखें क्वेश्चन को कि जो भी अमाउंट कलेक्ट कर रहा है वो प्रीमियम के तरीके से, जो भी सरप्लस अमाउंट रिसीव किया कंपनी ने उसको वो किस पर्पस के लिए यूज नहीं कर सकती। यदि हम फर्स्ट ऑप्शन की बात करें तो फर्स्ट ऑप्शन की बोनस शेयर्स, मतलब जो कंपनी के मेंबर्स हैं या जो शेयर होल्डर्स हैं उनको जो कंपनी एक्स्ट्रा शेयर्स इशू करती है उनकी होल्डिंग पे, तो उसके लिए कंपनी क्या कर सकती है, इस प्रीमियम का अमाउंट यूज कर सकती है। दूसरा हमारा ऑप्शन जो है परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट। तो ये जो फिक्स्ड एसेट होता है ये कभी भी जो प्रीमियम का अमाउंट होता है इस प्रीमियम के अमाउंट से हम परचेज नहीं करते।
ये हम जनरली जो भी हम कंपनी पैसा बोरो कर रही होती है या कंपनी जो भी इन्वेस्टमेंट के तौर पे पैसा लेके आ रही होती है उससे कंपनी परचेस कर सकती है फिक्स्ड एसेट, ना कि जो प्रीमियम का पैसा कंपनी रिसीव कर रही है उससे। तो ये थर्ड ऑप्शन जो है हमारा राइटिंग ऑफ प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, जो खर्चे होते हैं कंपनियों के, जैसे बाई चांस ब्रोकरेज, इसके अलावा कमीशन वगैरह, इनके लिए कंपनी प्रीमियम का अमाउंट यूज कर सकते हैं, क्योंकि ये पार्ट एक आएगा शेयर कैपिटल का, जो कि एक सरप्लस मनी है जो कि कंपनी अपने खर्चे जो भी रिलेटेड टू शेयर कैपिटल है उसके लिए यूज कर सकती है। और प्रीमियम पेबल मतलब कि यदि प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को कोई रिपेमेंट करती है प्रीमियम के साथ, उसको रिपेमेंट के लिए भी ये कंपनी क्या कर सकती है, पैसे को यूटिलाइज कर सकती है। तो हमारा जो ऑप्शन होगा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है, एज पर द कंपनीज एक्ट 2013 सिक्योरिटीज प्रीमियम बैलेंस कैन बी यूटिलाइज्ड फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग पर्पस। तो ये किस पर्पस के लिए यूज किया जा सकता है? जैसा कि अभी हमने डिस्कस किया क्या कि प्रीमियम पेबल ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स, इसके लिए यूज किया जा सकता है। राइटिंग ऑफ ऑल कैपिटलाइज्ड एक्सपेंडिचर, नो, कैपिटलाइज्ड एक्सपेंडिचर मतलब लाइकवाइज परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट, इसके लिए नहीं यूज कर सकते। बायबैक ऑफ डिबेंचर्स के लिए शेयर्स का जो प्रीमियम अमाउंट है उसको यूज नहीं कर सकते। इशू टू एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स टू कन्वर्ट पार्टली पेड, है ना, अब यहाँ पे पार्टली पेड है तो ये इसके लिए भी ये यूज नहीं कर सकते। तो जो ऑप्शन करेक्ट होगा हो जाएगा प्रोवाइडिंग फॉर प्रीमियम पेबल टू ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेट एसेट माइनस कैपिटल रिजर्व। अब नेट एसेट और कैपिटल रिजर्व का डिफरेंस क्या होता है? तो यदि मैं इस चीज की बात करूं तो ये जनरली जो हमारा टॉपिक है वो शेयर इशू अदर देन कैश। अदर देन कैश का मतलब क्या होता है कि कई बार कंपनी एसेट परचेस करती है या बिजनेस परचेस करती है, वो क्या करती है, जो वेंडर होता है जिससे हम परचेस करते हैं, तो बाय चांस कंपनी कोई रनिंग बिजनेस परचेस कर रही तो कुछ एसेट डेबिट्स हो जाएंगे, कुछ लायबिलिटीज क्या हो जाएगी, क्रेडिट हो जाएंगी। इसके अलावा हमारा एक वेंडर आ जाएगा, और यदि डिफरेंस डेबिट साइड में आ रहा है तो इसको हम बोलते हैं क्या, गुडविल, बैलेंसिंग फिगर। और यदि डिफरेंस क्रेडिट साइड में आता है तो इसको हम बोलते हैं टू कैपिटल रिजर्व। क्लियर? तो यदि हम बात करें यहाँ पे क्रेडिट साइड में अगर कैपिटल रिजर्व दिया और डेबिट साइड में एसेट दिया, मतलब ये दोनों चीजें दी, तो इन दोनों का डिफरेंस जो होगा वो पेमेंट होगी किसकी, परचेज कंसिडरेशन, मतलब जिस रेट पे उसने क्या करा होगा, बिजनेस को परचेस करा होगा, उस रेट पे हम परचेस कंसिडरेशन बोलते हैं। तो यहाँ पे हमारा जो ऑप्शन होगा गुडविल वो इनकरेक्ट हो जाएगा। टोटल एसेट, लिक्विड एसेट, ये भी गलत हो जाएगा। तो जो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा परचेस कंसिडरेशन। Next, if the purchase consideration is less than the amount of net asset taken over, which account will be credited as a difference account? तो अभी हमने देखा कि यदि एसेट है हमारे पास और टू वेंडर है, तो अगर डिफरेंस क्रेडिट साइड में आएगा तो क्रेडिट साइड का डिफरेंस किससे क्रेडिट हो जाएगा, कैपिटल रिजर्व से। तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो सी हो जाएगा, कैपिटल रिजर्व अकाउंट। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, एट द टाइम ऑफ फॉरफीचर ऑफ शेयर्स शेयर कैपिटल अकाउंट इज डेबिट विद। तो सिंपल है, जब भी हम फोरफीट करेंगे तो खाली जो कॉल्ड अप अमाउंट होगा, है ना, कॉल्ड अप जो अमाउंट होगा, कॉल्ड अप मतलब कंपनी ने कितना मांगा, कंपनी अगर 8 रुपए मांगेगी तो 8 रुपए कॉल्ड अप होगा, 7 रुपए मांगेगी तो 7 रुपए कॉल्ड अप होगा। तो उस कॉल्ड अप वैल्यू से हम क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। तो अनकॉल्ड तो देगा ही नहीं, पेड अप अगर पे कर दिया तो फोरफीट करने की जरूरत ही नहीं पे करेगी। और अनपेड अमाउंट से तो हम नहीं करते, क्योंकि हम अनपेड अमाउंट को ही लेना चाहते हैं। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है, As per the Companies Act 2013, companies cannot issue, कंपनी किस क्लास का क्या इशू नहीं कर सकती, तो कंपनी इररिडीमेबल मतलब जो रिडीम नहीं होते, रीपेमेंट नहीं होते, उसको रीइशू नहीं कर सकती, क्योंकि अगर वैसी कंडीशन हो जाएगी तो वो भी किसके जैसे हो जाएंगे, शेयर्स के जैसे हो जाएंगे। तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो बी हो जाएगा, इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, रमन लिमिटेड वाज रजिस्टर्ड विद एन ऑथराइज्ड कैपिटल ऑफ 5 करोड़ divided into shares of 10 rupees each. A company offered for subscription of 4 lakh shares. Application were received for, अब हम बात कर रहे हैं तो कंपनी ने इशू करे कितने शेयर्स, 4 लाख इशू करे। अब जो अप्लाई हो गए, एप्लीकेशन आई वो कितनी आई, 4,50,000 आई। आगे वो क्या कह रहा है, कंपनी ने 50,000 जो है ना, अगर हम इसको देखें तो 50,000 को कंपनी ने क्या कर दिया, रिजेक्ट कर दिया, और जो 4 लाख है उनको कंपनी ने क्या कर दिया, कुछ ना कुछ अलॉट कर दिया, मतलब 4 लाख को 4 लाख ही अलॉट कर दिया। अ शेयर होल्डर होल्डिंग 10,000 फेल टू पे फर्स्ट एंड फाइनल कॉल ऑफ 2 पर शेयर। अब देखिए यहाँ पे आपको रिसीव्ड करना था
टोटल जो मनी वो 4 लाख इंटू 10 रुपीज, अगर मैं इंक्लूडिंग ऑल द कॉल्स देखूं तो 40 लाख रुपए हो रहा है। मगर यहाँ पे एक शेयर होल्डर है जिसके पास 10,000 शेयर्स हैं और वो 2 रुपए क्या कर रहा है, फर्स्ट कॉल क्या कर रहा है, फेल कर रहा है। यदि फर्स्ट कॉल 2 रुपए 10,000 शेयर्स पे फेल करेगा तो ये कितना फेल करेगा, ये 20,000 फेल करेगा। तो यदि मैं इससे 20,000 माइनस कर दूं तो मेरा जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो जाएगा 39,80,000, तो जो कि हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, तो कौन सा स्टेटमेंट इसमें ट्रू है। अब ये जो ऑथराइज कैपिटल होता है ये होता क्या है, ऑथराइज कैपिटल का मतलब होता है रजिस्टर्ड कैपिटल, मतलब कंपनी ने जितने से अपनी वैल्यू को या अपनी कंपनी को क्या करा, रजिस्टर्ड कराया। तो कभी भी जो रजिस्टर्ड ऑथराइज कैपिटल होगा वो इशूड कैपिटल से क्या नहीं हो सकता, कम नहीं हो सकता, है ना, क्योंकि सिंपल अगर कंपनी की ऑथराइज रजिस्टर्ड कैपिटल 1 लाख है तो कंपनी 1,20,000 इशू नहीं कर सकती। क्लियर, तो पहला ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट। अगर हम थर्ड की बात करें, सब्सक्राइब्ड कैपिटल इज लेस देन और इज इक्वल टू इशूड कैपिटल, तो सब्सक्राइब आपका जो हो सकता है वो इशूड कैपिटल से लेस भी हो सकता है ना। बाई चांस आपने 10,000 इशू करे, है ना, मगर कंपनी ने क्या कितने सब्सक्रिप्शन आ गए, बाई चांस 8,000 आ गए, है ना, तो ये लेस देन भी हो गया और इक्वल टू भी हो गया। तो हमारा कहीं ना कहीं थर्ड ऑप्शन भी क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। सेकंड, ऑथराइज कैपिटल हमेशा या तो ज्यादा होगा इशूड कैपिटल से और या तो बराबर भी हो सकता है। अगर 1 लाख रुपीज की वैल्यू है, रजिस्टर्ड कैपिटल है, तो 1 लाख भी इशू। तो फोर्थ जो ऑप्शन है ये हमारा इनकरेक्ट हो जाएगा। तो हमारा जो ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन होगा वो सेकंड एंड थर्ड ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है, द मैक्सिमम अमाउंट विद विच द कंपनी इज रजिस्टर्ड इज कॉल्ड। अभी हमने डिस्कस किया कि जो मैक्सिमम अमाउंट जिससे कंपनी रजिस्टर कराती है उसको हम कौन सा कैपिटल कहते हैं, ऑथराइज कैपिटल। इशूड मतलब ऑथराइज का वो पार्ट जो कि कंपनी क्या कर रही है, इशू कर रही है, किसके लिए, शेयर होल्डर्स के लिए। पेड अप कैपिटल जिसपे पूरा पैसा हमें मिल गया है। कॉल्ड अप जो कंपनी ने क्या करा है, पब्लिक से मांगा है कि इस पे हमें पैसा दो। नेक्स्ट है द लायबिलिटी ऑफ शेयर होल्डर ऑफ अ पब्लिक लिमिटेड कंपनी इज लिमिटेड टू, है ना, तो उसकी जो पब्लिक लिमिटेड कंपनी के शेयर होल्डर की लायबिलिटी जो लिमिटेड होगी वो अनफिड वैल्यू ऑफ शेयर्स तक की होगी। मतलब अगर उसने 10 रुपए में 6 रुपए दे दिए और 4 रुपए क्या कर रहा है, फेल कर रहा है, तो इसकी जो लायबिलिटी होगी वो कितने रुपए की होगी, 4 रुपए की होगी, कि वो खाली 4 रुपए, क्योंकि वो ऑलरेडी 6 रुपीज क्या कर चुका है, दे चुका है। नॉमिनल गलत होगा, एक्सटेंट और कॉल्ड अप शेयर कैपिटल। कॉल्ड अप तो कंपनी ने मांगी 10 रुपए मगर उसने दिए कितने, 6, तो जो नहीं दिए अनपेड वैल्यू जो होगी शेयर्स की वो हो जाएगी हमारा आंसर। तो ये हमारे टोटल 10 एमसीक्यूज क्वेश्चंस थे जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। आगे भी ऐसे ही वीडियोस आपके लिए और इन्फॉर्मेटिव आते रहेंगे। तो यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें और शेयर करें, ताकि ऐसे ही और हम इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपके लिए लाते रहें। थैंक यू।